निवारक निरोध कानून क्या है? इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को शक के आधार पर हिरासत में लिया जाता है और 3 माह तक उसे हिरासत में रखा जाता है या उसे नज़रबंद किया जाता है। निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तारी की अवधि किसके सिफारिश पर बढ़ाई जा सकती है? सलाहकार बोर्ड के सिफारिश पर। किस कानून को भारतीय संविधान की आवश्यक बुराई कहा जाता है? निवारक निरोध कानून को। निवारक निरोध अधिनियम प्रिवेंसिव डिटेक्टिव एक्ट 1950 पारित कब हुआ? 1950 में। निवारक निरोध अधिनियम 1950 के तहत सलाहकार बोर्ड ने गिरफ्तारी की अवधि की व्यवस्था कितना दिया था? 10 माह। निवारक निरोध अधिनियम 1950 प्रारंभ में कितने वर्ष के लिए आया था? 1 वर्ष के लिए। निवारक निरोध अधिनियम 1950 कब समाप्त हुआ? 1969 में। आंतरिक सुरक्षा कानून मीसा कब पारित हुआ? 1971 में। आंतरिक सुरक्षा कानून मीसा किसका संशोधित रूप था? निवारक निरोध अधिनियम 1950 का। आंतरिक सुरक्षा कानून मीसा का कब दुरुपयोग किया गया? 1975 के आपातकाल में। आंतरिक सुरक्षा कानून मीसा को कब और किसके द्वारा रद्द कर दिया गया? 1978 में जनता पार्टी के सरकार के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका या फिर एनएसए कब और किसके द्वारा लागू किया गया? 1980 में इंदिरा गांधी के सरकार के द्वारा। रासुका वर्तमान में भी लागू है। आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि निवारक अधिनियम टाडा कब लागू हुआ? 1985 में। टाडा का क्या अर्थ है? टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज। टाडा कब निरस्त किया गया? 1995 में। आतंकवाद निवारक अधिनियम पोटो कब पारित हुआ? 2001 में। पोटा में कब रूपांतरित हुआ? 2002 में। पोटा कब और किसके द्वारा निरस्त कर दिया गया? कांग्रेस की सरकार के द्वारा 2004 में पोटा निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 23 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव के दुर्व्यापार, बेगार और बालात श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 23 किसके खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 23 राज्य के साथ साथ व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है। मानव दुर्व्यापार क्या है? पुरुष, महिला एवं बच्चों को वस्तु के समान खरीद बिक्री मानव दुर्व्यापार कहलाता है, जैसे देवदासी, दास प्रथा इत्यादि। बेगार या बंधुआ मजदूर क्या है? मजदूरी या कार्य करा लेने के बाद मजदूरी नहीं दिया जाना बंधुआ मजदूरी कहलाता था। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? 1948 में। अनैतिक दुर्व्यापार निवारक अधिनियम कब पारित हुआ? 1956 में। बंधुआ मजदूर श्रम व्यवस्था निरसन अधिनियम कब पारित हुआ? 1976 में। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने या अन्य किसी नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। बाल श्रम अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग CPCR अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग गठित कब हुआ? 2007 में। बचपन बचाओ आंदोलन किसने चलाया? कैलाश सत्यार्थी ने। कैलाश सत्यार्थी को शांति नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 2014 में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग पर प्रशासनिक नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। अनुच्छेद 25 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 25 के तहत यह प्रावधान है कि अंतः कारण धर्म मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 25 के तहत ही सिखों को कृपान धारण करने की स्वतंत्रता है। कृपान धारण करना सिख धर्म मानने का अंग है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत हिंदू शब्द में क्या क्या सम्मिलित होंगे? अनुच्छेद 25 के तहत हिंदू शब्द में सिख, जैन और बौद्ध भी सम्मिलित होंगे। अनुच्छेद 26 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का प्रावधान है। इसके तहत धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और उनका पोषण का अधिकार है तथा संपत्ति अर्जन और स्वामित्व का भी अधिकार है। अनुच्छेद 27 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 27 में यह प्रावधान है कि धर्म के अभिवृद्धि एवं पोषण में व्यय करने के लिए टैक्स कर नहीं देना होगा, अर्थात धार्मिक कार्यों के लिए दान दी गई राशि पर टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 28 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 28 के तहत यह प्रावधान है कि सरकारी खर्च पर चल रहे किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 29 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 29 में यह प्रावधान है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का प्रावधान है। इस अनुच्छेद 29 के तहत प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। राज्य के अंतर्गत संचालित शिक्षण संस्थानों में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश संबंधी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 30 के तहत निम्न प्रावधान है। अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन करने का अधिकार। अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों के प्रबंधन में स्थापित शिक्षण संस्थाओं को राज्य द्वारा क्या देने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुदान। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों का उल्लेख किस आधार पर किया गया है? संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों का उल्लेख भाषा एवं धर्म के आधार पर किया गया है। अनुच्छेद 32 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का प्रावधान है। इसके तहत संविधान मौलिक अधिकारों के हनन पर 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार देता है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा, चौथा उत्प्रेषण, पांचवा प्रतिषेध। अनुच्छेद 32 संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। यह एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान अर्थहीन है। यह संविधान की आत्मा एवं हृदय है। उपयुक्त कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। नोट: मौलिक अधिकारों के हनन पर 5 प्रकार के रिट अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जारी करता है। रिट जारी करने की उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की अधिकारिता में क्या अंतर है? रिट जारी करने की उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में की अधिकारिता में निम्न अंतर है। पहला,
उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं कर सकते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय का अपील उच्चतम न्यायालय में कर सकते हैं। दूसरा, उच्चतम न्यायालय पूरे देश के लिए रिट जारी करेगा, जबकि उच्च न्यायालय संबंधित राज्य के लिए रिट जारी करेगा। तीसरा, उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के अलावा सामान्य कानूनी अधिकार के संबंध में भी रिट जारी कर सकता है। चौथा, संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय रिट जारी करने हेतु मना नहीं कर सकता है, जबकि रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय के पास विवेकानुसार है, अतः इसके क्रियान्वयन के लिए मना कर सकता है। पांचवा, उच्चतम न्यायालय किसी एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय सिर्फ संबंधित राज्य के व्यक्ति या अपने क्षेत्र के राज्य को, या यदि मामला दूसरे राज्य से संबंधित हो तो वहां के खिलाफ ही रिट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण अर्थात हेबियस कॉर्पस किस भाषा का शब्द है और इसका क्या अर्थ है? यह लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सशरीर उपस्थित होना। बंदी प्रत्यक्षीकरण किसके प्रार्थना पर जारी किया जाता है? यह उस व्यक्ति के प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण किन दो अनुच्छेदों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। परमादेश अर्थात मैंडेमस किस भाषा का शब्द है और इसका क्या अर्थ है? मैंडेमस लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। परमादेश अर्थात मैंडेमस कब जारी किया जाता है? जब कोई व्यक्ति या पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता तब परमादेश लेख जारी किया जाता है। परमादेश लेख रिट का प्रयोग किनके विरुद्ध नहीं किया जा सकता? राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध। अधिकार परीक्षा अर्थात को वारंटो का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है किस अधिकार के द्वारा। अधिकार परीक्षा को वारंटो कब जारी किया जाता है? जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में उसे कार्य करने का वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है। प्रतिषेध अर्थात प्रोहिबिशन किस भाषा का शब्द है और इसका क्या अर्थ है? प्रतिषेध अर्थात प्रोहिबिशन लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है प्रतिबंधित करना या रोकना। प्रतिषेध लेख कब जारी किया जाता है? प्रतिषेध लेख सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उत्प्रेषण अर्थात सेटिओरेरी किस भाषा का शब्द है और इसका क्या अर्थ है? उत्प्रेषण अर्थात सर्टिओरेरी लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रमाणित करना या सूचना देना। उत्प्रेषण कब जारी किया जाता है? यह लेख किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है। किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए कौन सा लेख जारी किया जाता है? उत्प्रेषण, जिससे वह अपनी शक्ति से अधिक अधिकारी को प्रयोग न करे। कौन से दो न्यायिक रिट है? प्रतिषेध और उत्प्रेषण। एक न्यायालय दूसरे न्यायालय को लेकर जो रिट जारी करता है वही न्यायिक रिट कहलाता है। अनुच्छेद 33 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 33 के तहत यह प्रावधान है कि संसद को यह अधिकार है कि वह सैन्य बलों, पुलिस बलों एवं खुफिया एजेंसियों तथा मीडिया के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है।
अनुच्छेद 34 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 34 में निम्न प्रावधान है। अनुच्छेद 34 के अंतर्गत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में यदि मार्शल लॉ लागू है तो संसद मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। अनुच्छेद 35 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 35 के तहत यह प्रावधान है कि केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने की शक्ति प्राप्त है, राज्य विधानमंडल को नहीं। अनुच्छेद 35 के तहत संसद किन किन अनुच्छेदों से संबंधित मामलों पर कानून बनाने का अधिकार रखता है? अनुच्छेद 16 का 3, 32 का 3, 33 व अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 35 के तहत मूल अधिकारों के तहत दंडित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास।